प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। अर्थात आज की वीडियो क्लास में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संपूर्ण निचोड़, सारांश, सार रूप में आपको संविधान की सभी महत्वपूर्ण बातें बतलाऊंगा। अर्थात वास्तव में संविधान की विशेषताएं समझने का भावार्थ ये नहीं है कि हम केवल कुछ बिंदुओं को रट लें, नहीं, हम इन विशेषताओं के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संपूर्ण संविधान को समझेंगे। और मैं विश्वास से कहता हूं, जो विद्यार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की इन महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताओं को जिस रूप में मैं समझा रहा हूं उस रूप में समझ जाता है, अमेरिका के संपूर्ण संविधान को आप आसानी से समझ जाएंगे और किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में कैसा ही प्रश्न पूछा जाए आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक शासन प्रणाली का भी जन्मदाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वास्तविक रूप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये दुनिया का पहला लिखित आलेख है। इसलिए वास्तविक रूप में इसके बाद में, मतलब जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू किया गया, 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू किया गया था, तो वास्तव में 1787 में इसको बनाया गया था। अब इसके बाद में पूरी दुनिया में जितने भी लिखित संविधान बने उन सब के लिए एक आदर्श रूप में बन गया, अर्थात इसका किसी न किसी रूप में अनुकरण किया गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझिएगा। अगर ये सारी विशेषताएं समझ जाते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को समझ जाते हैं तो शेष क्या रहा? या तो संसदात्मक शासन प्रणालियां अपनाई गई हैं दुनिया में, या अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां अपनाई गई हैं, या तो एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, या संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, या तो संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है या संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ठीक है, आप किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा इन सब में, अर्थात दो का मैंने सेट बनाया है, एक बात आपको अवश्य मिलेगी। जैसे ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में एकात्मक है, अमेरिका में संघात्मक है, अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। भाई, इन बिंदुओं के आधार पर आपको विशेषताएं समझनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी देश के संविधान को ठीक से समझना चाहते हैं तो आप एक सारणी बनाइएगा और उस सारणी में क्रम से लिखेंगे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, जो भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद में पहला बिंदु बनाइए और पहला बिंदु आपने बना लिया। जैसे सबसे पहले ब्रिटेन लिया है तो ब्रिटेन का संविधान लिखित है अलिखित? अलिखित है। उसके बाद में अमेरिका, भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, सबका संविधान क्या है? लिखित 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 लिखित। इस तरीके से आप सारणी बनाइएगा। किसी देश में संसदात्मक है, किसी में अध्यक्षात्मक है, कहीं एकात्मक, कहीं संघात्मक, कहीं संसद की संप्रभुता है, कहीं संविधान की सर्वोच्चता है। तो इस आधार पर आप सारणी बना सकते हैं और दुनिया के सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं को आसानी से समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी कभी अलग से मैं एक सारणी बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ध्यान दें, मैंने यहाँ लिखा है निचोड़, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब जो ये विशेषताएं हैं वास्तविक रूप में ये अमेरिका के संविधान का निचोड़ है, सार है। इसमें सब बातें आ जाएंगी, एक ही बात शेष नहीं रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली विशेषता है इसकी सबसे पुराना लिखित संविधान। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला, क्या कह रहा हूँ, दुनिया का पहला लिखित संविधान है, जो कि 4 मार्च 1789
1789 ईस्वी को लागू किया गया था। 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू किया गया था। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास का क्या इतिहास है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वास्तव में पूरी दुनिया में जो पहला लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले भी संविधान तो थे जैसे अमेरिका, लेकिन वहाँ तो संवैधानिक परंपराएं अलिखित संविधान है। लिखित संविधान, लिखित आलेख दुनिया का जो पहला है वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में पूरी दुनिया में जिस भी देश का संविधान, सभी देशों का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का लिखित है, बाकी सबका लिखित है। तो किसी न किसी रूप में यहाँ से अनुकरण लिया गया है, अनुकरण किया गया है, कुछ ना कुछ तत्व, कोई न कोई विशेषता सभी देशों ने ली है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की सभी विशेषताओं को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुझे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है संक्षिप्त आलेख, संक्षिप्त संविधान। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूरी दुनिया में सबसे संक्षिप्त संविधान है। मुनरो ने कहा है कि इसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं? इसको आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इसी के साथ मैं कहूँगा कि इस संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, केवल 7 आर्टिकल, 7 अनुच्छेद है। सबसे छोटा संविधान है दुनिया का। आप तुलना कर सकते हैं, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है। सबसे बड़ा संविधान है भारत का। अब मैंने यहाँ लिखा है जैसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान 128 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड, जापान इत्यादि का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने यहाँ इसलिए नोट नहीं किया क्योंकि इन सब के बारे में, मतलब ये सभी राज्य व्यवस्थाएं मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ ये सारी बातें बता दी जाएंगी। मैंने तो तुलना की है कि पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है सबसे संक्षिप्त है, छोटा संविधान है, केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7 अनुच्छेद है, 7 आर्टिकल है। यस, ठीक है। अब भाई यहाँ एग्जाम पूछ लिया जाता है और मान लीजिएगा स्नातक स्तर की परीक्षा पूछा जाता है तो ये सारी बातें लिखिएगा, परंतु कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये अमेरिका का संविधान संक्षिप्त क्यों है? इसके क्या कारण है भाई? इसका संक्षिप्त आलेख क्यों है? इतना छोटा क्यों है? 7 ही अनुच्छेद क्यों है? इसके क्या कारण है ये भी समझेंगे। इसका सबसे पहला कारण है शासन के अंगों का विस्तृत उल्लेख नहीं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का व्यापक रूप में, शक्तियों का व्यापक रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। केवल अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में इतना ही लिखा गया है। कितना लिखा गया है? अनुच्छेद 1 ये कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधि निर्माण की शक्ति एक कांग्रेस में निहित होगी जो 2 सदनों से मिलकर बनेगी, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कानून की क्रियान्विति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 3 में लिखा गया है न्यायिक निर्णय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। इतना लिखा गया है बस। इसका मतलब इसका संक्षिप्त होने का पहला कारण है शासन के अंगों का विस्तृत उल्लेख नहीं, और दूसरा कारण है इसका छोटा होने का, संघ की इकाइयों के संविधान अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इसलिए भी छोटा है, किस लिए छोटा है कि वहाँ वास्तविक रूप में जो संघ की इकाई है, मतलब अमेरिका के जो मैं कहूँगा आज 50 राज्य हैं वहाँ, तो वो सब अपना अलग अलग संविधान रखते हैं। क्यों अलग अलग संविधान बनाते? क्यों? क्योंकि वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में वहाँ शक्तियों का बंटवारा गणना और अवशेष के आधार पर किया गया। मतलब संघ की शक्ति गिना दी गई है, बाकी सारी शक्ति किसको दे दी गई है? राज्यों को दे दी गई। तो राज्य अपनी इच्छा अनुसार संविधान बनाते हैं, अर्थात जो शक्तियाँ उनको दी गई हैं उन शक्तियों के संचालन करने के लिए, क्रियान्विति के लिए अपनी इच्छा अनुसार सभी राज्य अपना अपना संविधान बनाते हैं। जबकि भारत में क्या राज्यों के अलग अलग संविधान है? नहीं है। ठीक है। तीसरा है इसका कारण संविधान निर्माताओं का उदार दृष्टिकोण। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इसलिए भी संक्षिप्त है कि संविधान निर्माताओं का जो दृष्टिकोण था वो उदार था। उदार था इसका मतलब क्या है कि वास्तव में संविधान निर्माताओं ने सभी बातों का, क्या कह रहा हूँ, सभी बातों का विस्तृत रूप में वर्णन इसलिए नहीं किया कि जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदलेंगी, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी, परिस्थितियों के हिसाब से वास्तविक रूप में जनता अपने संविधान का विकास कर लेगी।
इसलिए उन्होंने सभी बातों का उल्लेख नहीं किया। मतलब उनका दृष्टिकोण उदार था कि भी हम सारी बातों का भी निश्चित कर देंगे तो आगे जाकर के दिक्कत आ सकती है। तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे प्रथाओं, और हुआ भी यही कि प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर धीरे 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 संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है व्यापक भी बनता जा रहा है। इतना ही नहीं कि भाई केवल 7 अनुच्छेद उसके बाद में कुछ भी नहीं, प्रथाओं ने, परंपराओं ने इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना दिया है। तो कहने का मतलब उनका दृष्टिकोण उदार था, सभी बातों को लेकर इसलिए भी नहीं किया था कि समय परिस्थिति के हिसाब से संविधान में जो है परिवर्तन कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इसका विकास भी होता जाएगा, नई बातें जोड़ती जाएंगी। क्लियर होगा ये। अब देखो संक्षिप्तता के कारण हो गए ये 3। इसके बाद में अगली बात और है संक्षिप्तता का क्या प्रभाव हुआ। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है। प्रभाव क्या पड़ा है, नंबर 1 संविधान की स्थायित्व प्राप्त होना, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान छोटा है, संक्षिप्त है, इसके कारण वहाँ के जो संविधान को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। स्थायित्व किस लिए प्राप्त हुआ है कि वास्तविक रूप में कुछ बातें निश्चित कर दी गई हैं, बाकी ये कह दिया गया है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे संविधान का विकास होता रहेगा। जब जैसी परिस्थिति होंगी उसके हिसाब से संविधान में विकास हो जाएगा, नई बातें जुड़ जाएंगी और संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान को स्थायित्व प्राप्त हुआ, क्योंकि व्यापक संविधान यदि होता तो उसमें वास्तविक रूप में पहले भी सारी बातें निश्चित कर दी जाती और फिर क्या होता है कि उसमें उथल पुथल होती रहती। जैसे कि आप हमारे भारत के संविधान के बारे में देख सकते हैं, दुनिया भर के संविधान संशोधन हो गए लेकिन अभी तक भी कोई निश्चितता नहीं है। अच्छा, दूसरा है न्यायपालिका का महत्व बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान छोटा होने के कारण न्यायपालिका का महत्व बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के ऊपर विवाद होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इसका फैसला कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। और जब न्यायपालिका करती है तो न्यायपालिका का महत्व निश्चित रूप में बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यायपालिका के पास में फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आ जाती है। क्या कह रहा हूँ, न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आ जाती है। तो वास्तविक रूप में छोटा संविधान होने के कारण न्यायपालिका का महत्व बढ़ गया है कि जब भी केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होगा तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर व्याख्या करेगी कि वास्तविक रूप में ये शक्ति केंद्र की है या राज्य की है। या तीसरा है नीति शक्तियों का सिद्धांत का महत्व। क्या, नीति शक्तियों के सिद्धांत का महत्व। नीति शक्तियों के सिद्धांत के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में देखिएगा। बाकी यहाँ नीति शक्तियों के सिद्धांत का महत्व इसलिए बढ़ा है कि संविधान छोटा है। क्या कारण, नीति शक्तियों के सिद्धांत का महत्व इसलिए बढ़ा है कि वहाँ का संविधान छोटा है। संविधान छोटा है तो वास्तविक रूप में जो संघ की शक्तियाँ हैं, संघ की शक्तियों को व्यापक रूप में नहीं बताया गया है, केवल कुछ शक्ति मौखिक रूप में बता दी गई हैं कि भाई ये शक्तियाँ आपकी हैं। जैसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, विदेशों से जो है संधियाँ करना, विदेश व्यापार की शक्ति इसको दे दी गई है। किसको, केंद्रीय सरकार को। अब हुआ क्या कि समय के हिसाब से जब संघ को जिम्मेदारी दे दी गई, क्या दे दी गई कि भाई विदेश व्यापार की शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। लेकिन अब बैंक की स्थापना करने की शक्ति राज्यों को दे दी गई। तो ऐसी स्थिति में जब विदेशी व्यापार की शक्ति केंद्र को दे दी गई है तो ऐसी स्थिति में बैंकों को स्थापित करने की शक्ति केंद्र सरकार को जो विदेश व्यापार की शक्ति दी है, जिम्मेदारी दी है, उसमें निहित है, छुपी हुई है। मतलब पहले से ही वो शक्ति उसमें छुपी हुई है। तो न्यायपालिकाओं ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि वास्तविक रूप में जब कभी ये बात हो कि केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए राज्य की शक्तियों का प्रयोग करना पड़े तो शक्ति का प्रयोग कर सकती है, क्योंकि केंद्र की शक्ति में पहले से वो निहित है, छुपी हुई है। तो वास्तव में संक्षिप्त संविधान होने के कारण नीति शक्तियों के सिद्धांत का भी महत्व बढ़ा है। और चौथा है प्रथाओं व परंपराओं का विकास। संक्षिप्त संविधान होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रथाओं व परंपराओं का भी विकास हुआ है। जैसे सीनियरिटी, शिष्टाचार, अवकाश नियुक्तियां, क्या कर रहा हूँ, अवकाश नियुक्तियां, कार्यपालिका समझौते, इन सब के ऊपर मैंने सीनेट की आलोचना में भी बातें बता दी हैं। इसी के साथ में अमेरिका के संविधान का विकास और महत्व, ये वीडियो भी अलग से अपलोड कर दिया, उसमें सारी बातें मैंने बता दी हैं। यहाँ उनको दोहराने की मैं सोचता हूँ कि आवश्यकता नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की प्रथाओं व परंपराओं का भी विकास हुआ छोटा संविधान होने के कारण। जैसे सीनियरिटी, शिष्टाचार, कार्यपालिका संधियाँ, जिसको प्रारंभ में कहा गया लेकिन कार्यपालिका संधि के स्थान पर कार्यपालिका समझौते की प्रथा आ गई है। ठीक है। और इसी के साथ में अवकाश नियुक्तियों की प्रथा उभर कर सामने आ गई है। तो इसके कारण भी जो है प्रथाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। राजनीतिक लाभ हेतु लूट प्रणाली, पांचवा इसका जो प्रभाव पड़ा है छोटे संविधान का, राजनीतिक लाभ हेतु लूट प्रणाली विकसित हुई। वहाँ क्यों हुई है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में
मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वहाँ प्रशासनिक सेवाओं के लिए अब तो व्यवस्था कर दी गई है। प्रारंभ में किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं होती थी। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था, अपनी मर्जी से। तो जैसे ही राजनीतिक दल मतलब बदलता है, कभी डेमोक्रेटिक कभी रिपब्लिकन, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति हो। तो यही तो लूट प्रणाली है। हालांकि अब संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ज़्यादातर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। केवल 20% ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि लूट प्रणाली है, अभी बची हुई है। राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो वास्तव में ये संक्षिप्त संविधान होने के कारण ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्तियों के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, इस कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, अब इसकी तीसरी विशेषता है, ये 2 विशेषताएं होगी। अब तीसरी विशेषता जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह जन प्रभुत्व, जनता की प्रभुता पर आधारित है। क्यों है? नंबर 1, जनता द्वारा निर्मित संविधान, अर्थात वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान वह जनता के द्वारा निर्मित है। क्यों है जनता के द्वारा? क्योंकि वहाँ का संविधान वास्तविक रूप में संविधान सभा के द्वारा किया गया है, जिसमें कि वास्तव में निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह जनता के द्वारा निर्मित है। दूसरा है प्रभु सत्ता का वास जनता में। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में वहाँ पर जो प्रभु सत्ता है, प्रभु सत्ता का वास किसमें? जनता में। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट रूप में लिखा गया कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, जैसे हमारे भारत के संविधान प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के नागरिक की संविधान को अंगीकृत आत्माकृत करते हैं, इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान प्रस्तावना में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप प्रभु सत्ता का जो वास है अंतिम रूप में किसमें है? जनता में है। और जनता अपनी इच्छा अनुसार संविधान में जो है परिवर्तन भी करवा सकती है। अगला है संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि 1776 में जो स्वतंत्रता की घोषणा है, क्या स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, उस स्वतंत्रता की घोषणा में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि यदि कोई सरकार शासन जनता के जीवन, स्वतंत्रता और सुख की वृद्धि नहीं करता है तो जनता को यह अधिकार है कि ऐसे शासन को वह बदल सकती है, मतलब ऐसे संविधान को वो बदल सकती है। क्यों? क्योंकि 1776 के स्वतंत्रता की घोषणा में स्पष्ट रूप में लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि संविधान का निर्माण इसलिए किया जा रहा है, शासन की स्थापना इसलिए की जा रही है कि जनता के जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति का प्रयास किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा तो संविधान को बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान है। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। धारा 6 के अंतर्गत ये बात स्पष्ट रूप में कही है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, अर्थात वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं या नहीं, यह देखने का कार्य न्यायपालिका का है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ये देखती है कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुसार यदि कानून नहीं बना रही है तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। और यदि कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति जो होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष, वो संविधान के विपरीत विरुद्ध नीतियाँ बनाता है तो ऐसी स्थिति में भी न्यायपालिका उन्हें अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वयं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी संविधान के अधीन है। संविधान इनसे सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी विशेषता प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रजातांत्रिक गणराज्य इसका मतलब ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, जो कि राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है वही राज्याध्यक्ष है, वही शासनाध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है। कार्यपालिका का एक ही अध्यक्ष होता है, वही राज्याध्यक्ष, वही शासनाध्यक्ष। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 अध्यक्ष होते हैं,
एक राज्याध्यक्ष होता है जो नाम मात्र का होता है, दूसरा शासन अध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष होता है। जैसे भारत में नाम मात्र का राष्ट्रपति है जिसे राज्याध्यक्ष कहते हैं। शासन अध्यक्ष कौन है? हमारे यहाँ भारत में प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ राज्याध्यक्ष कौन है? राजा है। शासन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो वास्तव में यहाँ देखने की बात ये है कि जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो एक होगा ही होगा, और संसदात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में कार्यपालिका के 2 अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका विभक्त होती है यहाँ पर। तो इस कार्यपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है या वंशानुगत है? यदि कार्यपालिका का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो उसे गणतंत्र कहेंगे, और कार्यपालिका का अध्यक्ष यदि वंशानुगत है तो इसे राजतंत्र कहेंगे। जैसे ब्रिटेन में देखिएगा आप, जो राज्याध्यक्ष है वो राजा है, तो राजा वंशानुगत, इसलिए ब्रिटेन में राजतंत्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। जनता पहले निर्वाचक मंडल को चयन करती है, उसके बाद निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति को चुनता है। तो निर्वाचित तो है ना राष्ट्रपति, इसलिए अमेरिका में गणतंत्र है। और भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत या निर्वाचित, इसलिए भारत में भी गणतंत्र है और अमेरिका में भी गणतंत्र है। तो 5वीं विशेषता प्रजातांत्रिक गणराज्य। 6ठा है संघात्मक शासन प्रणाली। वास्तविक रूप में शक्ति विभाजन के आधार पर 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं। कौन कौन सी? या तो संविधान के द्वारा सीधा एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्ति दे दी जाती है जिसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, या संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है जिसे कि क्या कहते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली। जैसे ये संविधान हो गया, इसके बाद में ये केंद्र हो गया, केंद्र, और ये इधर राज्य हो गया। तो केंद्र और राज्य को शक्ति किसने दी है? संविधान ने दी है। तो वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वास्तविक रूप में संघात्मक शासन प्रणाली का जनक भी कहलाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन कहलाता है, संघात्मक शासन प्रणाली का जनक ठीक उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। तो वास्तव में अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। ब्रिटेन में कौन सी? एकात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली के ऊपर मैंने अलग से बहुत वीडियो अपलोड कर दी, प्लेलिस्ट में देखिएगा। 7वां है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देखो कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। नोट कीजिएगा, लचीला संविधान और कठोर संविधान। यस, लचीला संविधान किसे कहते हैं? जब किसी देश के संविधान में संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान लचीला है, वहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है। परंतु जब किसी देश के संविधान में संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में तब तक संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि 3/4 राज्यों का बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब 3/4 राज्य जब तक संविधान संशोधन का पुष्टिकरण नहीं कर देते हैं तब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। कठोर संविधान है। 8वां न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की यह भी विशेषता है कि न्यायपालिका वहाँ सर्वोच्च है। सीधी सी बात है, जब संविधान सर्वोच्च मान लिया है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो फिर संविधान की रखवाली कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ न्यायाधीश मार्शल के द्वारा स्पष्ट रूप में कह दिया था कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती हैं तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। और उनका कहना था कि ये शक्ति संविधान ने ही न्यायपालिका को सौंपी है। उन्होंने अपने जो है व्याख्या में ये बात कही है। अब वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। 9वां है सीमित शासन का सिद्धांत। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह सीमित शासन के सिद्धांत को स्थापित करता है। क्यों करता है? क्योंकि वास्तव में वहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। प्रथम 10 संविधान संशोधनों में नागरिक मौलिक अधिकारों पर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। इसी के साथ वहाँ शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत की भी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसी के साथ में स्वतंत्रता की रक्षा के ऊपर भी विशेष बल दिया गया है। तो कहने का भावार्थ ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शासन को असीमित शक्तियां नहीं सौंपता है बल्कि सीमित शक्तियां सौंपता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में संविधान को भी बदलने का जो अधिकार है जनता को दे दिया गया है।
और मैंने यहाँ देखो यहाँ नोट भी किया है, संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार, यहाँ तक कि संविधान को जो है पूर्ण रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जनता के पास ये नैतिक अधिकार है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वह सीमित शासन का सिद्धांत है। ठीक है, स्थापित करता है। 10वां है नागरिकता व मताधिकार। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता की बात आती है तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, एक संघ की नागरिकता है और दूसरी जो है राज्यों की नागरिकता है। मतलब एक केंद्र की नागरिकता होगी और दूसरा जिस राज्य का वह निवासी होगा उसकी नागरिकता प्राप्त होगी। केंद्र की नागरिकता और राज्य की नागरिकता, दो नागरिकताएं हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और मताधिकार, मताधिकार का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में मताधिकार के ऊपर केंद्र का नियंत्रण नहीं है। वास्तव में मताधिकार की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी राज्य अलग अलग रूप में करते हैं। मतलब वहाँ के राज्य यदि चाहें तो शिक्षा संपत्ति की शर्तें लगा सकते हैं, परंतु लिंग, क्या कह रहा हूँ मैं, लिंग वर्ण के आधार पर मताधिकार में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बाकी राज्यों के द्वारा मताधिकार के बारे में अलग अलग नियम बनाए जाते हैं सभी राज्यों के द्वारा। 11वां है नागरिकों के मूल अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें कहीं पर भी नागरिकों के मूल अधिकारों का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन भाई वास्तव में वहाँ जब संविधान बनाया गया 1787 ईस्वी में, तो ये लागू तभी हो पाया था 1789 में, जबकि राज्यों ने ये कह दिया था कि जब तक इसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक हम इस संविधान को समर्थन नहीं देंगे। तो वास्तव में प्रारंभ में ही कांग्रेस ने संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए और इन प्रथम 10 संशोधनों में ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लेख कर दिया। इसके बाद में 14वां 15वां इसमें भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। 14, 15वां संविधान संशोधन, 27 संशोधन हो गए अब तक संविधान में। तो नागरिकों के मूल अधिकारों के ऊपर ही मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है। 12वां शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन के सिद्धांत के ऊपर भी मैंने अलग से बहुत वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर भी अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो 12वीं विशेषता है वो है शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन का सिद्धांत। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहीं पर भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान निर्माताओं के ऊपर मोंटेस्क्यू का प्रभाव पड़ा था। मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के जनक थे, तो इसलिए मोंटेस्क्यू का कहना था कि यदि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक शक्ति होगी तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। इसलिए मोंटेस्क्यू का कहना था कि शक्ति विभाजित कर दी जानी चाहिए। कानून बनाने वाली संस्था अलग होनी चाहिए, कानून को लागू करने वाली संस्था अलग होनी चाहिए, न्यायिक निर्णय लेने वाली संस्था अलग होनी चाहिए, क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालक और न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में संविधान निर्माताओं पर मोंटेस्क्यू के इस विचार का प्रभाव पड़ा था और इस आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका और अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में संविधान में स्पष्ट रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान निर्माताओं की हार्दिक इच्छा थी कि शक्ति का पृथक्करण किया जाना चाहिए, अर्थात कानून बनाने की शक्ति कांग्रेस को दी जानी चाहिए, व्यवस्थापिका को, कानून क्रियान्वित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए अर्थात कार्यपालिका को, और न्यायिक निर्णय मतलब ये देखना कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं नहीं, यह जो शक्ति है वह न्यायपालिका को दी जानी चाहिए। तो यह प्रथम 3 अनुच्छेदों में स्पष्ट है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। इसका मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को संविधान निर्माताओं ने अपनाया था, स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं है। और अवरोध व संतुलन सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि यदि पूर्ण रूप में शक्ति अलग अलग कर दी जाती है तो यहाँ पर कोई भी सरकार का एक अंग हठधर्मिता पर उतारू हो सकता है। जैसे कांग्रेस ने कानून बना दिया और राष्ट्रपति हठधर्मिता पर आ जाए और उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं करे तो बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी, राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं होगा। इसलिए यहाँ अवरोध और संतुलन को अपनाया गया, मतलब यहाँ ये व्यवस्था की गई कोई भी एक अंग शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए सरकार का एक अंग 2 पर 2 एक के ऊपर नियंत्रण रखे, इसी को कहते हैं
अवरोध व संतुलन का सिद्धांत, मतलब शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया। शक्ति मीन्स तीन शक्ति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया गया, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहे और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। बाकी मैंने शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, जिसका नाम रखा है अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन का सिद्धांत। देखिएगा प्लेलिस्ट में कंप्लीट व्यापक रूप में। 13 है कुछ महत्वपूर्ण बातों का अभाव, अर्थात यह भी एक विशेषता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें उनका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। तो ये भी विशेषता है। किसका उल्लेख नहीं किया गया? नंबर 1, मंत्रिमंडल के गठन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति स्वयं मंत्रिमंडल का गठन करता है और वो सेवक के रूप में कार्य करते हैं। अगला है दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसके बारे में भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 14वां है एक गतिशील संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक स्थिर संविधान नहीं है, जड़ संविधान नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में समय और परिस्थिति के हिसाब से ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रथाओं, परंपराओं, न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो व्याख्याएं की जा रही हैं, उनके द्वारा, नीति शक्तियों के सिद्धांत के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, विकास करता जा रहा है। ये गतिशील है, समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। आज तक 27 संशोधन भी कर दिए गए। तो वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जड़ संविधान नहीं है, स्थिर संविधान नहीं है, बल्कि गतिशील संविधान है। समय और परिस्थिति के हिसाब से इसने अपने आप में परिवर्तन कर लिए हैं। 15वां है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्या? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां भरकर सामने आती हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है। क्या कह रहा हूँ? कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ की जाती है उसको संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल पृथक होती हैं, जैसे अमेरिका में है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, जैसे अमेरिका में है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसे अमेरिका में है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, जैसे अमेरिका में। तो जहाँ ये व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होती हैं, तो ऐसी व्यवस्था जब की जाती है तो इसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, वास्तविक रूप में सर्वेसर्वा वही होता है, वह अध्यक्ष, कार्यपालिका का अध्यक्ष व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो मंत्रिमंडल गठन किया जाता है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है, तो ना तो राष्ट्रपति ना मंत्रिमंडल किसी भी रूप में कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। स्वयं जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही सर्वेसर्वा होता है, इसलिए इसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। 16वां है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। यस, जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय वास्तविक रूप में देखा जाए तो कृषि पर आधारित समाज था, आज औद्योगिक समाज है। परंतु वहाँ जब व्यक्तिवादी दर्शन के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था तो वास्तव में केवल स्वतंत्रता पर बल दिया गया और ऐसा लग रहा था कि भी जन कल्याण पर आधारित नहीं होगा ये संविधान। परंतु धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया और व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित होते हुए भी इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को स्थान दे दिया गया है। मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, जिसका केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी वहाँ पूर्ण स्थान दिया गया है, जैसा कि नागरिक मौलिक अधिकारों में स्पष्ट रूप में इसका उल्लेख कर दिया गया है। ये इसकी 16वीं विशेषता होगी। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का एक प्रकार से निचोड़ हो गया, सार हो गया। आप इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से, गहराई से समझिएगा। अमेरिका का संविधान समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया है। पॉलिटिकल सिस्टम, संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, मतलब
संविधान सर्वोच्च होगा, तीनों अंग इसके अधीन होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर मैंने अलग अलग दिखाया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को, मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलेगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन करा सकती है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों का कार्यकाल अलग है, दोनों का उत्तरदायित्व भी अलग अलग है, दोनों की शक्तियाँ भी बिल्कुल अलग अलग हैं। समझ रहे हैं या नहीं? दोनों का कार्यकाल भी अलग है, शक्तियाँ भी अलग हैं, दोनों का उत्तरदायित्व भी अलग अलग है। जैसे कार्यपालिका राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व पूरे देश के प्रति होगा, जबकि व्यवस्थापिका में जो दो सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, सीनेट किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यों के प्रति होगी, प्रतिनिधि सभा के सदस्य जिले के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो उत्तरदायित्व भी अलग है, कार्यकाल भी अलग है, सब कुछ अलग है, शक्तियाँ भी अलग है। तो यहाँ वास्तव के रूप में ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। और जो ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा, अर्थात व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो क्रियान्वित करती है, आदेश देते हैं, राष्ट्रपति जो नीतियाँ बनाता है, ये संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर संविधान के अनुसार है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यवस्थापिका संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाती कांग्रेस, तो ऐसी कांग्रेस मतलब वहाँ व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, तो संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका कानून नहीं बनाती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अमान्य, अवैधानिक, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी के साथ में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसी नीति बनाई जाती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका कार्यपालिका के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनको भी अवैधानिक घोषित कर सकती है। मतलब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करती है, व्याख्या करती है, ये देखती है कि ये सरकार के दोनों अंग संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो वास्तविक रूप में जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सारी बातें समाहित हो जाती हैं। आप इन सब बिंदुओं को इस डायग्राम में समेट सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कारण कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने इनमें से ज़्यादातर जो ये विशेषताएं हैं इन सब के ऊपर अलग अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप आसानी से हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, निचोड़ या सार। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ये सब बातें आप समझ गए होंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.